हेलो एवरीवन, आई एम पूजा जैन और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। परचम क्लासेस का जो हमारा सीरीज़ चल रहा है इंडियाज़ हिस्टोरिकल फिगर बायोग्राफी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हम सबके फेवरेट चाचा नेहरू के बारे में। बिल्कुल आपने सही समझा, हम बात करेंगे आज बायोग्राफी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। तो आज हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी को यहाँ पे डिस्कस करना है। डिस्कशन के बाद कौन से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हुए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा क्विज भी है जिसमें लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अर्ली लाइफ, उनका एजुकेशन, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसमें इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने देश के लिए क्या किया, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बुक्स के बारे में। कई सारी बुक्स, क्योंकि बहुत अच्छे राइटर भी रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बुक्स भी लिखी हैं, उन बुक्स पर भी हमें चर्चा करनी है। तो काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में आंसर कीजिए, नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो के दौरान आपको इस प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ नया है यहाँ पर जानने के लिए, सीखने के लिए। और पीडीएफ जो है इसकी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वेबसाइट से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अभी तक मैंने अराउंड 35 जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो इंडिया के हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी को यहाँ आपके साथ डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब आज भी अगर हम बात करें, ये बहुत डिबेट का मुद्दा रहता है। आज भी आज़ादी के 70-75 साल के बाद भी जब भी डिबेट होती है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या नॉर्मल अगर दो नॉर्मल लोग भी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो भी चर्चा ज़रूर होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। उनके द्वारा जो किए काम हैं उनको कई लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, कुछ कामों को बोलते हैं कि इनके डिसीजन गलत थे, कुछ कहते हैं सही डिसीजन थे। तो बात ऐसी है कि ये आज का समय नहीं है जो आज हम इस सब बातों को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम क्या डिस्कशन करते हैं, आज हम डिस्कशन करते हैं चंद्रयान के बारे में, मंगलयान के बारे में। तो क्या जब आज़ादी का समय था 1947 में, तब हम क्या ये डिस्कशन करते थे? नहीं। तब हमारा डिस्कशन का पॉइंट था कल रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा घर होगा कि नहीं होगा, देश आज़ाद होगा या नहीं होगा, क्या कभी भारत के पास न्यूक्लियर पावर होगी, क्या कभी भारत स्पेस पे पहुंचेगा। ये सब डिस्कशन तब हुआ करता था। आज हमने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं। ठीक है, तो वो दौर अलग था और आज का दौर अलग है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिससे जब आप कमेंट करें तो इस सारी बातों को ध्यान में रखें और कोई भी अपशब्द का प्रयोग प्लीज़ कमेंट में ना करें। अगली बात अगर मैं आपको बताती हूँ, तो जब कश्मीर का मुद्दा जब भी सामने आता है तो कश्मीर के मुद्दे पे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है नेहरू जी को, कि नेहरू जी अगर यूएन में प्रस्ताव नहीं लेके जाते तो कश्मीर आज जो रीज़न पीओके का रीज़न है वो भी हमारा होता। इस तरीके की बातें होती हैं। तो बिल्कुल कई सारे जो राइटर हुए हैं, अगर हम रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक देखते हैं जिसमें लिखा है वर्डिक्ट ऑन नेहरू, द राइज एंड फॉल ऑफ अ रेपुटेशन, फिर है शशि थरूर, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो इन सारी बुक्स में भी ये सारी बातों को डिस्कशन किया है। तो आप चाहें तो इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें गलती बताया है कि यूएन में अगर ये मुद्दा ना जाता तो हो सकता है कहानी कुछ और होती। फिर 1962 का वॉर जो है, इंडिया चाइना का वॉर है, उस पर भी कई लोग जो है पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि पंडित नेहरू जी की गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने एक विश्वास किया। जैसे हम अपने एक फ्रेंड पे विश्वास करते हैं ना, वैसे इन्होंने पंचशील एग्रीमेंट किया और पंचशील एग्रीमेंट पे विश्वास किया कि चाइना कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि जैसे हम पंचशील एग्रीमेंट को मानते हैं वैसे चाइना भी पंचशील एग्रीमेंट को मानेगा, लेकिन उन्होंने उस पॉलिसी को ब्रीच किया और भारत पर हमला किया। तो इस तरीके से कई सारे डिसीजन लिए गए हैं जिसके कारण नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड में समझें और आगे अगर बात करें तो हमारे देश में सही मायने में आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति डेमोक्रेसी की बात करता है, डिबेट का मुद्दा डेमोक्रेसी होता है। तो एक्चुअली डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने का काम नेहरू जी ने किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लीडर्स थे जो कि नहीं चाहते थे कि मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में हो, लेकिन नेहरू जी चाहते थे नहीं, हम डेमोक्रेसी की अगर बात करते तो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो आज देखिए हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड के अलग कंट्रीज के बारे में देखते हैं तो अलग अलग समय पर, जैसे कि
कोई देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने केवल जो रिच पर्सन थे उनको वोटिंग राइट दिए, फिर धीरे से जो 35 की ऊपर की महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट दिए। तो धीरे धीरे करके हर एक स्टेप में वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें एक ही बार में, एक ही झटके में सभी लोगों को, जो भी 18+ है, उस समय तो 21 था, बाद में 18 हुआ, तो सभी लोगों को जो है वोटिंग राइट एक ही साथ दे दिए गए। ये बिल्कुल डेमोक्रेसी ही कहलाती। तो डेमोक्रेसी के एकदम पक्षधर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आज हम अपने देश में साइंस और टेक की बातें करते हैं, लेकिन हमारे साइंस और टेक के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो IIT, IIM, IISc, इसके अलावा आप देखेंगे जो CSIR, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, जो एम्स की बात हम करते हैं, तो ये सब इंस्टीट्यूट को सेटअप करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। प्लानिंग कमीशन लेकर आने वाले, 5 ईयर प्लान को लेकर आने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश में रहे हैं। ठीक है, तो इस मतलब काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन देश के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हमने देखा है। ऑब्वियस सी बात है, 17 ईयर्स कम समय नहीं होता। 17 साल कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री रहा है, और वो भी उस दौर में जब देश गरीबी से जूझ रहा हो। तो उस देश में उस समय 17 साल में ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल लीडर कभी कोई गलत डिसीजन ना ले। लेकिन 17 साल बहुत बड़ा समय होता है, तो बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट वाले डिसीजन भी लिए जाते हैं। भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हम देखते हैं, औद्योगिकीकरण देखते हैं, वो नेहरू जी ही देश में लेकर आए थे। तो 17 साल बहुत लंबा समय होता है, और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अभी तक रहे जो इतने लंबे समय तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पद को होल्ड इन्होंने किया है। तो आइए हम इन सारी बातों को यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि दो पक्ष होते हैं। मैं बस एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे सकती हूँ कि आपको दोनों तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप UPSC का पेपर लिखते हैं तो एक ही पक्ष पे आप सोच कर नहीं दे सकते कि केवल 2 ही डिसीजन है, कि UN में मुद्दा चला गया कश्मीर का और इंडिया चाइना वॉर हो गई। ऐसा नहीं, आपको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी कितना स्ट्रांग है। दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बेहतरीन आंसर राइटिंग करनी चाहिए, एक बेहतरीन तरीके से डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और कोई दो व्यक्ति जब डिबेट करते हैं तो सिर्फ क्रिटिसाइज करने की बातें नहीं, प्रोग्रेसिव बातें भी करनी चाहिए। केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश मैंने आपको यहाँ पे की है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। काफ़ी आज मैंने आपको लेक्चर दे दिया। चलिए अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बेसिकली एक कश्मीरी पंडित थे ये, और कश्मीर में इनकी फैमिली रहा करती थी। वहाँ से माइग्रेट होकर ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में आ गए थे। लेकिन बेसिकली इनका जो परिवार था वो कश्मीरी पंडित फैमिली से ये बिलोंग करते थे। तो 14 नवंबर को 1889 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, वहां पर इनका जन्म होता है। तो 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। इनके फादर मोतीलाल नेहरू जी होते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़े वकील होते हैं। बहुत अच्छा इनका पॉलिटिकल करियर होने के साथ साथ बहुत अच्छा इनका लॉ का करियर भी होता है। बहुत अच्छे वकील होते हैं, और एक तो लॉयर है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ प्रेसिडेंट 2 टाइम्स। मोतीलाल नेहरू जी भी 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी इनके फादर होते हैं, और मदर का नाम जो होता है वो स्वरूप रानी होता है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी नरम दल के लीडर्स में से एक होते हैं, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और जो दूसरे लीडर्स हैं उनके सपोर्टर में होते हैं। मतलब मोतीलाल नेहरू जी आप कह सकते हैं कि एक नरम दल के सपोर्टर रहे, मॉडरेट की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे रिच फैमिली से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बिलोंग करते थे, बहुत रिच थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 2 सिस्टर थी। उनमें से एक सिस्टर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन होती हैं, बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली फीमेल प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी पंडित होती हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन होती हैं। एजुकेशन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो होम ट्यूटर था। मतलब एजुकेशन के लिए इनको स्कूल नहीं जाना होता था, घर में ही शिक्षक आते थे और इन्हें पढ़ाई कराते थे। तो 16 साल की उम्र तक इन्होंने घर पे ही रहकर अपनी एजुकेशन ली है। नेहरू रिसीव हिज एजुकेशन एट द होम फ्रॉम इंग्लिश गवर्नेंस एंड द ट्यूटर अंटिल द एज ऑफ 16। उसके बाद ये हैरो जो एक प्रेस्टिजियस इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पर 1905 में दाखिला लेते हैं और 2 साल वहाँ पर स्पेंड करते हैं। और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर नेचुरल साइंस की डिग्री हासिल करते हैं। जैसे कि इनके फादर वकील होते हैं, लॉ की डिग्री होती है उनके पास, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनर टेम्पल, जो कि लंदन में है, वहाँ पर जाकर लॉ की डिग्री लेते हैं। और लॉ की डिग्री लेने के बाद इनका बार में जो आपका होता है वहाँ पे नाम आ जाता है और एक वकील बन जाते हैं। मतलब वकालत अब वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो वापस आते हैं लंदन से भारत,
और वापस भारत आने के बाद वकालत करना शुरू करते हैं। लेकिन वकालत में उनका करियर उतना अच्छा नहीं होता और वकालत करने में उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता। जब वो लंदन में होते तब से ही उनका जो इंटरेस्ट होता है वो पॉलिटिक्स की तरफ होता है, भारत की राजनीति की तरफ होता है, भारत के जो मुद्दे होते हैं, ब्रिटिश राज्य में क्या कमियां हैं उनकी तरफ होता है। इसलिए 1912 में आकर ही ये इमीडिएटली पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इनफैक्ट जब वो लंदन में होते हैं और अपने फादर को जब लेटर लिखा करते हैं तो उस समय वो अपने पापा को बोला करते थे, फादर को बोला करते थे कि आप जिस धड़े में शामिल हैं, मतलब आप जिन मॉडरेट लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनकी वजह जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, बाल गंगाधर तिलक है ना, उन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो तरीका जो है उससे आपको जल्दी आज़ादी मिलेगी, जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप नरम दल की पॉलिसी पे चलेंगे तो आपको आज़ादी लेने में समय लगेगा। इस तरीके से मतलब एक आप समझ सकते हैं कि लगभग 18-20 साल का व्यक्ति इस तरीके से अपने फादर को लेटर लिख रहा है और उन्हें पॉलिटिक्स की जानकारी दे रहा है, जो कि ऑलरेडी एक पॉलिटिशियन है, ऑलरेडी एक बहुत अच्छे लॉयर है। तो उनका इंटरेस्ट शुरू से ही पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में होता है। और 1912 में जैसे ही वो भारत आते हैं उसके बाद वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अभी वो इतने एक्टिव नहीं है। जब गांधी जी से इनकी मुलाकात होगी ना, उसके बाद ये बहुत एक्टिव तरीके से पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाएंगे। ठीक है। सो 1912 में जब बांकीपुर कांग्रेस का सेशन होता है तो वहाँ पर एज अ डेलीगेट 1912 में कांग्रेस के सेशन को ज्वाइन करते हैं। तो पहली बार कांग्रेस को सेशन को 1912 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एज अ डेलीगेट ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। क्योंकि उस समय जो है वो नरम दल के लीडर काफ़ी एक्टिव थे। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन 1915 में जब गोपाल कृष्ण गोखले जी की डेथ हो जाती तो उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, जो गरम दल के लोग होते हैं, वो पावर में आ जाते हैं। और उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि आपको बता दूं मैं, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा 1916 में भारत में होम रूल लीग की शुरुआत होती है। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक जो 1916 का कांग्रेस का सेशन लखनऊ में होता है, वहां पर गरम दल और नरम दल, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट है और जो मॉडरेट है, उनको मिलाने का काम भी लखनऊ के सेशन में किया जाता है। वही 1907 में आप देखते हैं जब कांग्रेस का स्प्लिट होता है। 1916 में इस स्प्लिट को, मतलब नरम दल और गरम दल को जोड़ने का काम बाल गंगाधर तिलक करते हैं और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर होम रूल लीग की शुरुआत भारत में करते हैं। तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग को 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, 1916 में जब लखनऊ का सेशन हो रहा होता है, कांग्रेस का सेशन, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मुलाकात महात्मा गांधी जी के साथ होती है। पहली बार मुलाकात यहाँ पर हो रही थी 1916 में। तो 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मुलाकात गांधी जी के साथ होती है, फर्स्ट टाइम इन लखनऊ। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी बातों से इंस्पायर होते हैं और एक तरीके से गुरु मान लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी को। हर एक स्टेज में आप देखेंगे जितने भी मूवमेंट चलेंगे उसमें गांधी जी का सहयोग नेहरू जी ने, भले किसी ने किया हो अथवा ना किया हो, लेकिन नेहरू जी ने हमेशा जो है वो समर्थन दिया है गांधी जी को। इसलिए गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरा जो सक्सेसर होगा, पॉलिटिकल सक्सेसर जो होगा, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है। इसके अलावा 1916 में एक और घटना होती है। 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शादी भी होती है। नेहरू जी की शादी 1916 में कमला कौल के साथ होती है और 1917 में उन्हें एक बेटी होती है जिनको आज हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी। 1917 में उनका जन्म होता है। ठीक है। फिर जैसे कि मैंने कहा 1916 में एनी बेसेंट का होम रूल लीग को ज्वाइन करते हैं और जो आपका इलाहाबाद का रीजन है, प्रयागराज का रीजन है, वहाँ पर 1919 में सेक्रेटरी बन जाते हैं होम रूल लीग के। तो होम रूल लीग के सेक्रेटरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1919 में बनते हैं और कहाँ से होते हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज से होते हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ होता है। फिर 1920 में हमें सबको पता है महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और असहयोग आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें आपको स्वदेशी को एक्सेप्ट करना था और विदेशी का बायकॉट करना था, है ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया, जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट माना जाता है। लेकिन 1922 में जो चोरी चोरा कांड हो जाता है, उसके बाद गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो गांधी जी के विरोध में हो जाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसके बाद एक और आपको छोटा सा स्प्लिट जो है वो कांग्रेस में देखने को मिलेगा। कांग्रेस के दो बड़े लीडर आप देखेंगे, CR दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर होते हैं, वो स्वराज पार्टी बना लेते हैं
कांग्रेस से वो स्प्लिट कर लेते हैं, हालांकि बाद में जाके वो वापस से मर्ज हो जाती है। लेकिन आप इस असहयोग आंदोलन के बाद देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू और CR दास जी ने अपनी अलग स्वराज पार्टी का फॉर्म कर लिया था, क्योंकि गांधी जी के इस मूवमेंट से वो खुश नहीं थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के समर्थन में होते हैं, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि गांधी जी का समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहला किसान मार्च भी किया जाता है। ही ऑर्गेनाइज द फर्स्ट किसान मार्च इन द प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली किसान मार्च का आयोजन भी 1920 में किया जाता है, और इस दौरान वो उन्हें 2 बार अलग अलग समयों पे जेल भी भेजा जाता है। अगर हम आपको बताएं तो कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेजा गया है जेल में, जैसे कि 1920 से 22 के बीच में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सॉल्ट मार्च के समय, इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है उसके समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जेल भेजा गया। अगर हम पूरा टेन्योर मिलाएं ना कि कितने साल ये जेल में रहे, तो लगभग 9 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जेल में अपना समय बिताना पड़ा है, अलग अलग समय में। ठीक है, तो पहली किसान मार्च भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी शुरू करते हैं। तो उसके बाद 1923 में नेहरू जी एक एक्टिव पॉलिटिशियन की तरह और कांग्रेस के लीडर के समय उभर के बाहर आते हैं, और इन्हें सेक्रेटरी बनाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 1923 में। तो याद रखेंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1923 में बनाया जाता है, और फिर सिंस 1927 तक ये 2 बार जो है एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी के रूप में काम करते हैं। इस दौरान मतलब जब भी जनरल सेक्रेटरी हैं तो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ डेलीगेट वो बहुत सारी देशों की यात्राएं करते हैं, जैसे कि इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी, रशिया, अलग अलग जगहों पे जाते हैं। और इसके अलावा जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में कांग्रेस ऑफ ऑपरेस्ड नेशनलिस्ट की जो मीटिंग होती है ना, उस मीटिंग को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट की तरह अटेंड करते हैं, और हमारे देश के जो मुद्दे होते हैं, जो ब्रिटिश एरा के समय हमें समस्याएं होती हैं, उनको भी अलग अलग देशों में जाके वहां पर भी ये बातों को वो डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े लीडर्स थे। तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन पॉलिसी आज हमारे देश की बहुत अच्छी है, जब नेहरू जी भी थे उस समय भी हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं नेहरू जी के बारे में एक छोटी सी बात, कि नेहरू जी किसी भी पार्ट में या किसी भी धड़े में शामिल नहीं थे कि हम यूएसए के सपोर्टर हैं या हम सोवियत यूनियन के सपोर्टर हैं, नहीं। अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन भी भारत को सपोर्ट करता था। जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही थी ना हमारे देश में, तो कनाडा जैसे देश भी हमें सपोर्ट कर रहे थे और सोवियत यूनियन भी हमको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि किसी भी धड़े में, क्योंकि नेहरू जी समझ चुके थे कि यहाँ पे कोल्ड वॉर की कंडीशन है, हम किसी भी पक्ष में शामिल होंगे तो हमें लॉस है। इसलिए आप जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो फाउंडर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। ठीक है, अभी हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी इन्होंने काफी अच्छी कर रखी थी हमारे देश की। अब 1927-28 में क्या होता है, साइमन कमीशन भारत आता है। ठीक है, जो 1919 का रिफॉर्म आया होता है हमारे देश में, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए, उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि कितनी रिपोर्ट वो प्रोग्रेसिव है, उसके लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं होता, जिसके कारण पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े लीडर साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में सामने आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने लाला लाजपत राय जी की कहानी को मैंने आपको सिखाया है, वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी लाठीचार्ज किया जाता है लखनऊ में 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में। जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो साइमन कमीशन कहता है कि ठीक है, आप लोगों को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना है, मत मानो, एक काम करो, आप लोग बड़े बड़े जितने लीडर हैं सब लोग मिलकर अपना खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लो। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है, और नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू जी तैयार करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट जो होती है उसमें कहीं भी ऐसा मतलब पूर्ण स्वराज की बात नहीं होती है। तो इस बात का अपोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर देते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट होती है नेहरू रिपोर्ट, और इसका अपोज कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए है, अब हमें किसी डोमिनो स्टेटस की बात नहीं करते, हम अब पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो नेहरू रिपोर्ट होती है उसका यहाँ पर विरोध किया जाता है, और अगले ही साल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये सेशन कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा खास है।
नेहरू वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। और यहाँ पर वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। और 1929 की मिडनाइट में ट्राई कलर मतलब हमारे देश का जो तिरंगा होता है उसको रावी नदी, लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और हम पूर्ण स्वराज की बात जब कर रहे हैं तो हमने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी 1930 से हर साल अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक हम 26 जनवरी को अपना आज़ादी दिवस मनाते थे। तो हमने अपना जो पहला इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था ना, जब हमने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया था, वो 26 जनवरी 1930 का दिन था। यही रीज़न है कि 26 जनवरी को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं जो कुछ दिनों में आने वाला है। राइट, बात क्लियर है? तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक और ड्राफ्ट तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 1929-31 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी का। किसका? फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। और इस ड्राफ्ट का लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, इस ड्राफ्ट को जो रेटिफाई किया गया था, वो कांग्रेस पार्टी की जो सेशन हुआ था कराची सेशन 1931 में 1931 में, जिसको प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें इस रेजोल्यूशन को या इस ड्राफ्ट को रेटिफाई करने का काम किया था। तो याद रखेंगे जो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी का ड्राफ्ट था वो 1929-31 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन वो जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसे रेटिफाई करने का काम 1931 के कराची सेशन में हुआ था। और उस सेशन को लीड कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसलिए है कि जब बाद में मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पोर्टफोलियो दिया जाता है, तो जो माइनॉरिटी अफेयर्स होते हैं उसका पोर्टफोलियो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बायोग्राफी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी है, तो आप उसे वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो वापस से जेल की यात्रा शुरू हो जाती है। तो 1930 से 35 के बीच में जब सॉल्ट मार्च चल रहा है, दांडी मार्च चल रहा है हमारे देश में, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, उस समय कई बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के समय वहीं पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। ही कंप्लीटेड हिज ऑटोबायोग्राफी इन अल्मोड़ा जेल। अल्मोड़ा जेल में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को कंप्लीट किया था 14 फरवरी 1935 में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? टूवर्ड्स फ्रीडम। टूवर्ड्स फ्रीडम, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ओके। तो तब तक जो है नेहरू जी वो काफ़ी क्लोज आ चुके थे महात्मा गांधी जी के, और बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स के रूप में, एक्टिव पॉलिटिकल और यूथ लीडर के रूप में उभर कर आ चुके थे। तो जब भी ये बोलते थे तो उस समय हमारे देश का मैं आपको बताऊं लिटरेसी रेट केवल 14% था। केवल 14% उस समय लिटरेसी रेट था। लेकिन जब वो बोलते थे तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्टूडेंट, यूथ, इनफैक्ट जो बिल्कुल इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो भी इनकी स्पीचेस को सुना करते थे, क्योंकि वो इस तरीके से बोलते थे कि हर एक व्यक्ति नेहरू जी के साथ कनेक्ट कर सकता था। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो उस समय के बहुत बड़े लीडर थे और सभी लोग उन्हें पसंद किया करते थे। भारत में ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे भी लोग उन्हें पसंद किया करते थे। 1936 का वापस से कांग्रेस का सेशन आता है और 1936 के कांग्रेस सेशन को, जो कि लखनऊ में होता है, इस सेशन के भी प्रेसिडेंट कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो चुका है और अब हमारे देश में बात हो रही है इलेक्शन की। तो 1937 में पहला प्रोविजनल इलेक्शन हमारे देश में किया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। पहला जो प्रोविजनल इलेक्शन है 1937 में कंडक्ट किया जाता है। और इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि गांधी जी और नेहरू जी के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे कि मौलाना आज़ाद जो है उनको सामने लाया जाए और वो हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है, जो कम्युनिटी है, उस पर वो फोकस करेंगे। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जिन्ना जी को जो है वो यहाँ पे सामने लाया जाए। तो इस बात पे आप यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है, लेकिन अचानक से आ जाती है वर्ल्ड वॉर 2 1939। वर्ल्ड वॉर 2 का समय आ जाता है और उस समय हमारे देश के जो वायसराय होते हैं, जो गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, विजरी होते हैं, वो लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो होते हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया को, मतलब इंडिया
का रिप्रेजेंट करते हैं और कह देते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया है वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन उन्होंने किसी भी बड़े जो पॉलिटिकल लीडर होता है उनके साथ कंसल्ट नहीं किया होता, मतलब विदाउट कंसल्टेशन आप डिक्लेयर कर देते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में भारत हमारे साथ है। तो इस बात का काफ़ी धक्का जो है वो हमारे पॉलिटिशियन को लगता है। तो 1937 के बाद जो एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई होती है वो सभी लीडर्स जो है वो इस्तीफा देना, रेजिग्नेशन देना शुरू कर देते हैं और रिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेहरू जी जो है वो जिन्ना से मिलते हैं, जिन्ना से कहते हैं कि आप भी इस प्रोटेस्ट में हमारा साथ दीजिए, लेकिन जिन्ना जो है वो डिक्लाइन कर देते हैं, वो मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय देखेंगे जितने भी नेशनल मूवमेंट थे वो धप पड़ जाते हैं, रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन उस समय शुरुआत होती है इंडिविजुअल सत्याग्रह की, है ना। इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में की जाती है और पहले जो सत्याग्रही होते हैं वो विनोबा भावे जी होते हैं, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन जो सेकंड सत्याग्रही होते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह के, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। ठीक है, तो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत होती है। पहले सत्याग्रह विनोबा भावे और सेकंड सत्याग्रह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, जिसके कारण इन्हें वापस से पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो नेहरू वॉज अरेस्टेड फॉर अटेम्प्टिंग टू ऑर्गेनाइज एन इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अपोज इंडियाज फोर्स पार्टिसिपेशन इन द वॉर। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आपने बिना कंसल्ट किए हमारी आर्मी को वॉर में छोड़ दिया है, तो उसका प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं द जापानीज अटैक, क्रिप्स मिशन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा होता है। 1942 में क्या होता है, जापान जो है वो इंडिया पे अटैक कर देता है थ्रू वर्मा, है ना। इंडिया पे बेसिकली अटैक नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अटैक किया जाता है। ठीक है, जिससे जो ब्रिटिश के उस समय के लीडर्स हैं वो काफ़ी डर जाते हैं, और डर जाते हैं तो डर जाने के बाद अब इनका यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ हमें मिलना चाहिए, और ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको हमें स्टेबल करने की कोशिश करना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है उसका सेटलमेंट हमको करना चाहिए। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस समय ब्रिटेन के, विस्टन चर्चिल जो है वो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजते हैं क्रिप्स मिशन के साथ। और जहाँ पर क्योंकि इनका जो विस्टन चर्चिल हैं उनका एक अच्छा रिलेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आपको देखने को मिलेगा, और जिन्ना के साथ भी उनके अच्छे रिलेशंस थे, तो इसलिए यहाँ पे क्रिप्स को जो है वो भारत में भेजा क्रिप्स मिशन के साथ, जिससे यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है उसको सेटल डाउन किया जा सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ये क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल नहीं होता। इसके दो रीज़न बताए जाते हैं। पहला रीज़न ये है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे कहीं भी डिफरेंट स्टेट की बात या फिर मुस्लिम्स के लिए अलग पाकिस्तान की बात कहीं पे भी नहीं की गई, इसलिए वो क्रिप्स मिशन को सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पर मतलब डोमिनो स्टेटस की बात की जाती है, जबकि यहाँ पे अब तो डोमिनो स्टेटस की बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। 1942 के दौर में हम बात करते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, हम बात कर रहे हैं पूर्ण स्वराज की, इसलिए इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। जो क्रिप्स मिशन होता है उसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। तो जो कांग्रेस पार्टी है और मुस्लिम लीग है दोनों ही इस क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके बाद भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की जाती है, लेकिन इसके लिए जो रेजोल्यूशन होता है वो नेहरू जी इसे पास करते हैं। 1942 नेहरू मूव द हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन द बॉम्बे। तो बॉम्बे का जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन होता है वहाँ पे क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन 1942 में नेहरू जी के द्वारा मूव किया जाता है। और 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और अगले ही दिन मतलब 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आर के अंतर्गत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो गांधी जी हो, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, सभी बड़े लीडर को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो नेहरू जी को भी अहमदनगर जेल में, अहमदनगर फोर्ट जेल में कैद करके रखा जाता है। और इनका ये लास्ट और सबसे लंबे समय तक का डिटेंशन होता है, मतलब सबसे लंबे समय तक अगर वो जेल में रहे हैं तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ही रहे हैं। और जब ये जेल से निकल कर आते हैं 1945 में, तब तक हमारे देश की हालत कुछ और होती है। मतलब 3 सालों में काफ़ी कुछ चेंजेस हो चुका होता है, कैबिनेट मिशन आने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन 1945 में क्या होता है, जब ये जेल से आते हैं तो ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी है, उनकी डिसलॉयल्टी, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी INA जो था
वो सपोर्ट कर रहा था जापान को, और उसके बाद जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया तो बहुत बड़ी सेना को वहाँ पे सरेंडर करना पड़ा, जिन पे लाल किला का मुकदमा चलाया गया था, है ना। अगर आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वो आप समझेंगे। तो लाल किला मुकदमा था, तो इंडिया की जो INA थी उस पर डिसलॉयल्टी का चार्जेस लगे हुए थे, तो उनको यहाँ पे बचाने का काम या उनके लिए वकालत करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1945 में किया गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं। ही वॉज चूजन टू सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 4th टाइम इन 1946। तो 1946 में वापस से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट किसे बनाया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है। और उसके बाद 1951 से 1954 तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर है। चलिए, अब 1946 का दौर आ चुका है, कैबिनेट मिशन हमारे देश में आता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जब देश में आता है तो हमारे देश में क्या होता है, एक इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होता है। तो आइए अगला जो हम चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है कैबिनेट मिशन एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। तो उस समय जो वायसराय होते हैं वो वेवल होते हैं, लॉर्ड वेवल। ठीक है, तो लॉर्ड वेवल लास्ट कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग जो है वो एक साथ आ जाए, लेकिन उनकी जो कोशिश होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती। जिसके बाद यहाँ पर लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया जाता है, जो कि हमारे देश के लास्ट ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन को हमारे देश का अगला जो है वो गवर्नर बनाया जाता है और कैबिनेट मिशन को भारत में लाया जाता है। और कैबिनेट मिशन के बाद जो है वो हमारे देश में एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करेगी, हमारे देश के संविधान का गठन करने का काम करेगी। सो 1946 द कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू द इंडिया टू प्रपोज अ प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर का ट्रांसफर करने की बात यहाँ पे हो रही है। दिस लीड टू द इलेक्शन टू प्रोविजनल असेंबली मेंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो यहाँ पे बोला जाता है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए मेंबर चुनो और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ और फिर देश का एक संविधान तैयार किया जाए। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसको हेड कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग का भी समर्थन प्राप्त हो, इसलिए मुस्लिम लीग के जो लीडर्स होते हैं उनको भी इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल किया जाता है। तो मुस्लिम लीग ज्वाइन द गवर्नमेंट। लियाकत अली खान जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बाद में बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है 3 जून को जो है वो माउंटबेटन प्लान आता है और उसके बाद हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनती है और हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और आज़ादी के बाद हमारे देश में पहले इलेक्शन होते हैं और पहले इलेक्शन को कौन जीतता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जीतते हैं और हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, दिल्ली के लाल किले में पहली स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश को संबोधित करते हुए देते हैं। और ये जो पर्टिकुलर स्पीच है ना, इसको आप ट्रस्टी विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ट्रस्टी विद डेस्टिनी के नाम से इस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 15 अगस्त की स्पीच को जाना जाता है। अब 1947 की स्पीच में ही वो साफ तौर पे कह देते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि अलग अलग प्रिंसली स्टेट भारत में रहें, हम भारत को यूनाइट करना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया था कि नो प्रिंसली स्टेट वुड एग्जिस्ट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में कोई भी प्रिंसली स्टेट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ये पूरा जो काम है भारत को यूनाइट करने का काम, वो BP मेनन और वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है और वो लोग सक्सेसफुली इसे करते भी हैं और हमारे देश को एक यूनाइट करने का काम यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बैकग्राउंड में चली रही है, हमारा संविधान तो तैयार हो ही रहा है और उस संविधान के लिए जो ड्राफ्ट करने का काम दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाता है। क्योंकि नेहरू जी का मानना था अगर हम ऑल पार्टी मल्टीपल पार्टी के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सारी पार्टी के लीडर को हम शामिल करते हैं लॉ मेकिंग में या देश के संविधान को बनाने में, तो इससे क्या होगा, हमारा देश की जो अखंडता है या एकता है उस पर काफ़ी असर होगा और हम अपने देश की अखंडता को, यूनिटी को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही भी बात थी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश का संविधान बन जाता है। हालांकि 1949 में ही हमारा संविधान रेडी हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है, जिसे आज के डेट में हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। फिर 1952 में हमारे देश में पहले जनरल इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है और कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत नेहरू जी जो है वो लीडर के रूप में बाहर आते हैं और पहले फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं।
अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन अब हमारे देश में एक अलग समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या क्या है? राज्यों की डिमांड। भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड उठने लगी है। इसलिए आप लोगों ने एक जेबीपी कमेटी के बारे में सुना होगा, जिसका फॉर्मेशन 1953 में किया गया था। ये जेबीपी कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और पट्टाभी सीतारमैया है। तो जेबीपी कमेटी बनाई जाती है, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है बेसिकली स्टेट के लिए, 1953 में। ठीक है, तो उस कमेटी के भी हेड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। इसके अलावा पहले जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, और पहला जो 5 ईयर प्लान होता है जो कि 1951 से लेकर 1956 का चलता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आते हैं, जिसमें पूरा फोकस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया जाता है, औद्योगिकीकरण पे किया जाता है। इसके अलावा नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 4 दूसरे लीडर्स के साथ मिलकर की जाती है। तो आप देख सकते हैं द इनिशिएटिव ऑफ 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा 4 और नाम आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी। 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया गया था बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही की गई थी। अगली बात करेंगे 1958 से 62, थर्ड नेहरू मिनिस्ट्री एट द सेंटर। तो अब देखिएगा 1952 से 62 के जो इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, वापस से प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, क्योंकि 17 साल तक 17 ईयर्स तक हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की सेवा की है। अब इस दौर में क्या क्या हुआ? 1961 में हमने गोवा को पोर्चुगल से आज़ाद करा के इसको भारत का हिस्सा बनाया। ही एनेक्स गोवा इनटू इंडिया फ्रॉम द पोर्चुगल ऑक्यूपेशन इन द 1961। लेकिन 1962 इनके 17 साल की जर्नी में सबसे बुरा जो समय था वो 1962 का माना जाता है, जब इंडिया और चाइना का वॉर होता है 1962 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही होते हैं। ठीक है, और इस लड़ाई को ऑब्वियसली हम हार जाते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो नेहरू जी की हेल्थ पे काफ़ी पड़ता है, और नेहरू जी उसके बाद बीमार रहने लगते हैं, और 1962 में हार्ट अटैक के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश की जो बिल्डिंग है, ये जो मॉडर्न इंडिया है या इंडिपेंडेंट इंडिया है, इसको 4 पिलर पे बिल्ड करना चाहते थे, और उन्होंने सक्सेसफुली इस पिलर को मजबूत किया भी है। सबसे पहले डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी की बात करते थे, इसलिए इन्होंने मल्टी पार्टी जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आए, सभी लोगों को जो है वोटिंग राइट प्रोवाइड करने का काम किया। अगली बात करते हैं सोशलिज्म, क्योंकि ये सोवियत यूनियन की जो फिलॉसफी थी उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे और सोशलिज्म की बातें करते थे। यूनिफिकेशन, इनका ये कहना था कि हमें, हमारा जो पूरा देश है उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट भाषा के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमने डाइवर्सिटी हमारे देश में है, लेकिन हमको एक यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी में ही ताकत होती है। अगर पूरा अलग अलग प्रिंसली स्टेट बन के आप रहोगे तो कभी भी हम अपनी एकता को सो नहीं कर पाएंगे, और कभी भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, कोई देश हम पे हमला करता है, तो हम अपनी सोवरेनिटी को, अपनी अखंडता को नहीं बचा पाएंगे। तो यूनिफिकेशन पे इन्होंने ध्यान दिया। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बहुत अलग है, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से जो आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन की बात या अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जोड़ने की बात भी नेहरू जी के द्वारा ही इनकॉर्पोरेट की गई थी। और सेकुलरिज्म की बात करते थे, हर एक धर्मों को बराबर स्टेटस देने की बात नेहरू के द्वारा की गई। तो ये 4 पिलर आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, यूनिफिकेशन और सेकुलरिज्म। ये नेहरू जी के द्वारा दिए गए 4 पिलर हैं जो कि मॉडर्न इंडिया की नींव है, फाउंडेशन स्टोन माने जाते हैं। ठीक है, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है। अब नेहरू जी के द्वारा कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, जिनमें कुछ खास बुक्स मैं आपको बताती हूँ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस बुक को आप डेफिनेटली एक बार तो पढ़ें। इसमें पूरी हिस्ट्री, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी यहाँ पे कंपाइल की गई है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो यहाँ पे देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब इनकी बेटी लंदन में पढ़ाई किया करती थी तब इन्हें लेटर लिखा करते थे इंदिरा गांधी को। तो इनके जो लेटर्स है उनका कंपाइलेशन इस बुक में है, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बुक और इंपॉर्टेंट बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लेगेसी के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने नेशनल फ्लैग को रेड फोर्ट में होस्ट किया था 1947 में, और 11 टाइम्स इन्हें नॉमिनेट किया गया है नोबल पीस प्राइज़ के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें। आइए अब लेगेसी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के लोगों के बीच में तो पॉपुलर थे ही, लेकिन पूरे ग्लोबल लेवल पे भी ये बहुत पॉपुलर थे। क्यों? क्योंकि इनका मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच थी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस और टेक पे ध्यान देते थे,
इसलिए इंटेलेक्चुअल जो क्राउड है उसको भी इकट्ठा करने में सक्षम थे। इनका इकोनॉमिक आउटलुक कुछ इस तरीके से था कि वर्ल्ड के लीडर भी इनकी स्पीचेस को सुनने आते थे। जब किसी दूसरे देश में जाके भाषण दिया करते थे तो वहाँ की जनता भी इकट्ठे होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीचेस को सुना करती थी। इनका बेसिक जो जोर दिया गया वो यूनिटी ऑफ इंडिया पे और सेक्युलरिज्म पे दिया गया। इन्होंने कहा कि हमारे देश में अलग अलग एथिक ग्रुप के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और इन सबको हमको एक होकर लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम अपने देश की यूनिटी को इकट्ठा कर सकते हैं। इन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया। इसलिए अगर हमारे देश में आज हम बात करते हैं IIT के बारे में, हम अगर बात करते हैं एम्स के बारे में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्पेस प्रोग्राम के बारे में, इन सब चीज़ों को शुरू करने का काम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। इनका बेसिक फोकस ऑन एजुकेशन पे रहा है। 5 ईयर प्लान लेकर आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की काम किए, जैसे कि आज के समय में हम जो बड़े बड़े डैम, भाखड़ा नागल डैम देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट देखते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं, ये सभी के सभी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया है। ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में मदद की है, प्रिंसली स्टेट को और यूनाइट इंडिया में मदद की है। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज बन के देश में आए थे, तो उनके लिए उनका सेटलमेंट करने का काम किया गया था। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो भी सेटअप करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। और इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई थी, उस पर भी साइन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो रेसिडेंट था त्रिमूर्ति भवन, उसे आज म्यूजियम के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में। हिंदू कोड बिल जिसके काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर अपोज में थे। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं तो उनका भी जो सोच थी वो थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स थी, वो भी हिंदू कोड बिल के पक्ष में नहीं थे। लेकिन हिंदू कोड बिल को पास लाना, हमारे देश में इस बिल से आने से पहले हिंदुओं में भी पॉलीगैमी हुआ करती थी, हिंदुओं में भी बहुत सारी शादियां करने का रिवाज था, है ना। तो उस पॉलीगैमी को इन्होंने बंद करवाया था। हिंदू कोड बिल लेकर जो विडो वीमेंस थी या महिलाओं थी उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो हिंदू कोड बिल को पास कराने का जो क्रेडिट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया जाता है। ठीक है। इसलिए इन्हें बच्चों से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार था, एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने काफ़ी काम किया है। इसलिए इनका जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 नवंबर, उसे हम चिल्ड्रंस डे के रूप में या बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को हर साल आता है। तो 14 नवंबर को हमारे देश का चिल्ड्रंस डे है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को होता है। ठीक है। बाल दिवस हम 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। और जो 2022 का जो चिल्ड्रंस डे था वो 133 नंबर की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। क्लियर। तो ये पूरी की पूरी बायोग्राफी मैंने यहाँ पे बहुत कम समय में बताने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है उनका करियर इतना बड़ा होता है कि एक 40 मिनट 50 मिनट के लेक्चर में कवर करना डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने समराइज करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कितनी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में स्टोर कर पाए हैं एक क्विज के जरिए। बताइएगा ज़रूर स्कोर क्या रहा आपका। पहला क्वेश्चन है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को होता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1889 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू गेट मैरिड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शादी कब होती है। तो जब इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है 1916 के कांग्रेस का सेशन जो लखनऊ में है, जब इन्होंने एनी बेसेंट जी का होम रूल लीग ज्वाइन किया है, 1916 में इनकी शादी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद 1917 में इंदिरा प्रियदर्शनी या इंदिरा गांधी जी का जन्म होता है। व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम मीट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से इनकी मुलाकात पहली बार कब होती है। 1916 में होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 प्रिसाइडेड ओवर बाय द सरदार पटेल हु ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो यहाँ पे कराची का जो सेशन था जो कि 1931 में हुआ था नेशनल कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया था वो किसने तैयार किया था। तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। In the individual सत्याग्रह विनोबा भावे was the chosen as the first सत्याग्रही. Who was the second? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहली सत्याग्रही विनोबा भावे थे और सेकंड नंबर के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन विच प्लेस डिड जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट किसान मार्च। पहली किसान मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। ठीक है।
When did जवाहरलाल नेहरू become the जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? कब बने थे जनरल सेक्रेटरी? तो मैंने बताया था 1923 में बने थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय द नेशनल पंडित जवाहरलाल नेहरू? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया गया था? द नेशनल हेराल्ड। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे हुआ है, कंट्रोवर्सी है, जिस पे मैंने बर्निंग इशू कवर किया था, आप चाहे उसे देख सकते हैं। तो नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1938 में शुरू किया गया था, जबकि न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। When was Jawaharlal Nehru elected as the president of Lahore session of the Indian National Congress? तो लाहौर सेशन के लिए प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में। 1929 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू? कौन सी बुक्स लिखी हैं? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर बिल्कुल सही है, एंड ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके है। जवाहरलाल नेहरू डाइड ऑन, तो इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन जो है वो 1964 में हुआ था, लेकिन डेट पूछी गई है तो 27 मई 1964 को इनका निधन हुआ था। और शांतिवन ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। कहाँ पे? शांतिवन में। हार्ट अटैक के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द नेम ऑफ जवाहरलाल नेहरू सिस्टर हु बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन का नाम आपको बताना है, जो कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट होती हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। जो भी आंसर होगा इस स्कोर के साथ अपने कमेंट में हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा सेशन। हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर्स की बायोग्राफी के साथ आने वाले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।